शशि किरण ने कभी जीवन के अंदर ये हताशा महसूस की कि यार मतलब मैं यहाँ पर थोड़ा सा हारा हुआ महसूस कर रहा हूँ? ट्रैक की टेक्नोलॉजी हमने इम्प्रूव की है ताकि और ज़्यादा बेहतर स्पीड से हम ट्रेनों को ले जा सके। सबसे बड़ा जो एक क्रांतिकारी बदलाव लाया है वो है OTP बेस्ड रिजर्वेशन सिस्टम का। पूरा जयपुर स्टेशन जब अपनी पूरे अपने उसमें आ जाएगा, व्यवस्था में जब आ जाएगा और पूर्ण मूर्त रूप ले लेगा, तो आप देखिएगा किसी भी एयरपोर्ट, नॉट ओनली इंडिया के एयरपोर्ट, वर्ल्ड के एयरपोर्ट की कंपैरिजन में वो बनने वाला है। सीट के आधार पर अमाउंट तय किया जाएगा और उसके बाद में उस सीट का किराया उसी के आधार पर लगेगा। तो इसमें कितनी सच्चाई है सर? पूरी फेक है ये, ऐसा कोई भी प्लानिंग नहीं है, कोई भी योजना नहीं है इस तरह की। दादी नानी की कहानियों में, हमारे अपने सपनों में, राज्यों को जोड़ने में और आज़ादी से पहले की कहानियों में एक चीज़ जो सबसे कॉमन है वो है भारतीय पटरियाँ। जी हाँ, चाहे बॉलीवुड के सितारों की बात हो या फिर शाहरुख और काजोल के मिलन की बात हो या फिर दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे की बात हो, सबके अंदर भारतीय रेल मुख्य रूप से देखी गई है। ये भारत की जनता के आवागमन का सबसे सस्ता और सबसे आसान सफ़र को पूरा करने का तरीका हो। भारतीय रेल को हर कोई इसी नाम से जानता है। भारतीय रेल बदलाव कर रही है और ये बदलाव बहुत तेज़ी से हो रहा है, चाहे वो वंदे भारत रेल हो या फिर बुलेट ट्रेन हो। और इस बदलाव की घड़ी को कोई लिख रहा है, वो हमारे साथ में है कैप्टन शशिकांत जी। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे इस खास पॉडकास्ट में। सर, शुरुआत बड़ी पुरानी है और रेल की पटरियों से हर कोई अपना एक अलग अस्तित्व रखता है जी। आपकी शुरुआत की भी अगर बात करूं तो बहुत पुरानी शुरुआत हो चुकी है। कैप्टन से CPRO यानी कि रेलवे की पद के अंदर ये कैसा बदलाव सर? ये कहानी की शुरुआत कहाँ से और यहाँ तक कैसे पहुँचे? जी, बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं और मैं मूलतः जो है इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग यानी IRSME 2002 बैच का ऑफिसर हूँ और वर्तमान में मैं मुख्य जनसंपर्क अधिकारी के रूप में यहाँ उत्तर पश्चिम रेलवे में कार्यरत हूँ। कैप्टन जो मेरा है, ये रेलवे की एक इंजीनियर रेजिमेंट हुआ करती थी, उसमें मैं कैप्टन के तौर पे सर्व कर चुका हूँ। सो लास्ट जो मेरी रेजिमेंट थी वो 969 जमालपुर में थी। तो आर्मी का जो डिसिप्लिन है, जो कि रेलवे में काफ़ी बिल्कुल हद तक डिसिप्लिन जो है वो लागू होता है और जो हमारे 24/7 जो वर्किंग है, आर्मी के वर्किंग स्टाइल से बहुत बहुत मिलता जुलता है। और तो मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं लगता आर्मी और रेलवे के इन्वायरमेंट में, क्योंकि मैं दोनों जगह सर्व कर रहा हूँ। एंड ये जो है एसोसिएशन जो है आर्मी और रेलवे का, प्रोफेशनल बाउंड्रीज़ पे भी बहुत है। हम लोग लॉजिस्टिकली आर्मी को बहुत सपोर्ट करते हैं और जो ये हमारा मिलन है और जो रेलवे और आर्मी का जो एक साथ चलने का दौर है, सालों से कायम है और हमेशा कायम रहेगा। सर, बाउंड्रीज को जोड़ना ही रेलवे का एक आधार है सर। एक सर मुख्य चीज़ देखी जाती है कि आप फिटनेस फ्रीक तो नो डाउट हो, भले ही मैं कई दफ़ा आपसे मिला, कई दफ़ा आपको जानने की कोशिश की, तो मैंने फिटनेस फ्रीक वाली चीज़ तो आप में देखी। डिसिप्लिन सर ये कहाँ से आया? क्योंकि ये चीज़ आप में अब से नहीं, बहुत पहले से देखने को मिल रही है। आमूमन पर ऐसी चीज़ें हैं वो देखने को मिलती है, अगर कोई आर्मी परिवार से कोई ताल्लुकात रखता हो तब उसमें देखने को मिलती है, या फिर किसी के अगर फादर टीचर हो तो वो चीज़ें देखने को मिलती है। और आप में ये चीज़ें कहाँ से? देखिए, मैंने एक सूल बना रखा है, मंत्र कर रखा है अपना फिटनेस का, कि हर दिन मॉर्निंग जो है कुछ ना कुछ टाइम अपने लिए देना बहुत ज़रूरी है। ऑफिस की भाग दौड़ होती है और पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं, बट मैंने अपना एम कर रखा है कि कुछ समय 1 से 2 घंटा जो है अपने खुद के बॉडी के लिए दीजिए। और जब वो आप समय निकालते हैं एक डिसिप्लिन तरीके से, जैसे मैंने बताया आर्मी और रेलवे का जो हमारा संबंध है और मेरी चूँकि लाइफ में दोनों चीज़ बहुत क्लोजली जुड़ी हुई हैं, तो वो डिसिप्लिन है, सेल्फ डिसिप्लिन जो कि आर्मी से मैंने सीखा है, वो रेलवे के वर्किंग में भी और साथ ही साथ मैं अपने पर्सनल फिटनेस रिजीम में भी देता हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ अपने फिटनेस रूटीन से बाकी लोगों को भी मोटिवेट कर सकूँ और खुद तो फिट रहूँ ही, दूसरे लोगों को भी एक मैसेज दे सकूं कि अगर आप फिट रहें तो हमेशा जो है आप दूसरे के लिए एक रोल मॉडल बन सकते हैं। क्योंकि फिट आप जब रहते हैं तो आपको ना सिर्फ फिजिकली फिट रहते हैं बल्कि आप मेंटली भी फिट रहते हैं। आप अपने वर्क प्लेस पे लोगों के लिए एक एग्जाम्पल प्रोड्यूस करते हैं और आपका जो एटीट्यूड है, जो वर्किंग का स्टाइल है, वो एकदम भिन्न होता है जो कि बाकी नॉर्मल लोग होते हैं। सर, वैसे अगर आपको देखते हैं तो ऐसे लगता है कि किसी आर्मी से कोई अधिकारी हो, जैसे कैप्टन
आपके वो चीज़ें देखने को मिलती है। और वास्तविकता में अगर आपसे कोई पहली दफ़ा अगर रूबरू होगा तो वो ये ऐसे लगेगा कि किसी बड़े अधिकारी के पद पर तो व्यक्ति है ही है, लेकिन ज़मीनी स्तर से जुड़े रहने की वो चीज़ें भी आप में कंटिन्यू देखने को मिलती है। क्योंकि हर कोई जानना चाहता है, आपकी फैमिली में सर कोई आर्मी से पहले था या फिर बाद में ये चीज़ें आई? नहीं, फैमिली में तो ऐसा रेलवे के ही सारे लोग रहे हैं। मेरे 4 भाई हैं हम चारों भाई रेलवेज़ में हैं। मेरे मैटरनल साइड में लोग जो हैं मामा जी, नाना जी, वो सब रेलवे में हैं और थे, और रेलवे से तो काफ़ी जुड़ाव रहा। आर्मी से तो खैर मेरा ही संपर्क रहा जब मैंने रेलवे में यहाँ टेरिटोरियल आर्मी की रेलवे इंजीनियर रेजिमेंट ज्वाइन की। बट काफ़ी गहरा प्रभाव है मेरी लाइफ में आर्मी का, और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि आर्मी में हैं, कर्नल हैं अभी, और बहुत सारे यहाँ पे भी जयपुर में जो आर्मी कमांड है यहाँ पे बहुत सारे मित्र हैं। तो मुझे बहुत बहुत अच्छा फील होता है आर्मी के इन्वायरमेंट में, और मैं वो डिसिप्लिन की जो फील है और जो राष्ट्र के प्रति जो आपका एक भावना है वो आर्मी के माध्यम से आती है। और जो है ये मैं कैरी ऑन करने की कोशिश करता हूँ अपने वर्क प्लेस से भी, अपने स्टाफ, अपने ऑफिसर जो है उनको भी मैं बताता हूँ कि कैसे जो है मोटिवेटेड होकर के अपने राष्ट्र निर्माण में बहुत अच्छा योगदान दे सकते हैं। आपके फादर साहब से? वो स्टेट गवर्नमेंट में थे, सरकार बिहार सरकार में। मैं पटना बिहार से मुलता रहा हूँ, तो वो स्टेट गवर्नमेंट बिहार में थे, वहाँ पोस्टेड। अच्छा, और मदर हाउसवाइफ? जी हाँ, वो हाउसवाइफ थी। माय फादर अभी ही इज नो मोर एंड वी लॉस्ट हिम लास्ट ईयर। सो ही वाज ए पर्सन जिन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया, बहुत प्रेरणा दी, और बहुत ही हम निम्न मध्यवर्गीय परिवार से थे। तो ऐसे परिवार के ऐसे हम माहौल में पले जहाँ पे बहुत ही कठिनाई और परिस्थितियाँ जो है बहुत ही प्रतिकूल थी, लेकिन घर वालों का सपोर्ट, खुद की दृढ़ इच्छा थी, और जो विश्वास था, आत्मविश्वास था कि हमें बेहतर करना है, और हमें अपने ही नहीं, सिर्फ अपना नहीं, अपने फैमिली का नहीं, अपने समाज का और अपने पूरे सोसाइटी का नाम रोशन करना है। इस भावना से जो है लगातार हमने मेहनत की, संघर्ष किया, और जो है आज इस मुकाम पर है। मैं अपने फादर साहब को याद करता हूँ और उनको बहुत बहुत कोटि कोटि नमन करता हूँ कि जो हमें इस तरह की शिक्षा दी, प्रेरणा दी। सर स्कूल शिक्षा कहाँ से रही फिर आपकी? जी, मैं मूलतः पटना से रहने वाला हूँ, और जो है वहीं पे मैंने बिहार से राजस्थान का सफर तय किया सर आपने? तो पटना में मैंने वहाँ पे पढ़ाई की है, और जो है अगर आपने सुना होगा आनंद कुमार सर के बारे में, जो सर हर कोई जानता है सर, हर कोई तो मैं उनका स्टूडेंट रहा हूँ वहाँ पे। बहुत मुझे सर ने सपोर्ट किया उस ऐसे डिफ़िकल्ट पीरियड में जहाँ पे जब हमें कोई होप नहीं दिखता था, ऐसा लगता था कि अब कोई उम्मीद नहीं है, कोई रास्ता नहीं सूझता था। उस समय सर ने जो है हमें पढ़ाया, लिखाया, किताबें दी, हाथ पकड़ के हमें सिखाया कि हाँ, कैसे जो है इस संघर्ष की अवस्था में भी आप लगातार मेहनत करते रहो, और जो है एक दिन ज़रूर चमकोगे। वो दिन है जब सर ने हाथ संभाला था, और आज भी लगातार सर से संपर्क में रहता हूँ, और लगातार वो प्रेरणा देते रहते हैं। और वही मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जिस परिवेश से आया हूँ, मैं जिस माहौल से आया हूँ, बहुत सारे बच्चे अभी भी उस स्थिति से हैं, उस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनको, और या ऐसे कोई भी लोग जो कि डाउन द क्लास ऑफ द सोसाइटी हैं, और जो बहुत ही निम्न स्तर पर अभी जीवन यापन कर रहे हैं, उनको मैं कोशिश करता हूँ कि हम मदद कर सकें। आप आनंद सर से पढ़े हुए हैं सर? जी हाँ। ये तो मेरे हिसाब से कोई नहीं जानता, कोई पहली बात देख रहे होंगे हमारे दर्शक भी। तो सर अभी अगर आप उनसे पढ़े हुए हैं तो एक सवाल मेरा ये भी रहेगा सर, फिल्म में जो स्टोरी उनके बारे में बताई हुई है, हालांकि आपसे हटकर सवाल है लेकिन फिर भी आपसे जीवन से जुड़ी हुई चीज़ है, इसलिए मैं जानना चाहूँगा कि वास्तविकता के अंदर जो फिल्म में जो कहानी दर्शाई हुई है, क्या वास्तविकता में वही सेम चीज़ वैसे थी? जो संघर्ष दिखाया गया है वो तो आप समझिए कि 30% भी नहीं दिखाया गया है, मतलब उससे बहुत बहुत ज़्यादा संघर्ष का स्तर है। और जो थोड़ा मसाला यूज़ हो गया है फिल्म में, वो ऑफ कोर्स लाइक किसी भी बॉलीवुड फिल्म में जो आप यूज़ करते हैं गाने, और वो थोड़ी सी काल्पनिक है, क्योंकि वो एक डिमांड होती है, स्क्रिप्ट की डिमांड होती है, और दर्शकों का एक रुचि होता है गानों में, और इसलिए वो डाली गई हैं। बाकी जो संघर्ष जो दिखाया गया है, उनके भाई पर जो हमला किया गया, उनकी पैर जो टूट गया, अभी भी उनके पैर में रॉड लगी हुई है, उनके भाई के पैर में, और बहुत सारी धमकियां मिली उन सर को। और जो है अभी भी जो है सर जो है एक बहुत ही यूनिक चीज़ लेकर आने वाले हैं। मैं उनसे लगातार संपर्क में रहता हूं, क्योंकि अभी बैच कुछ समय से ऑपरेशन नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ कि सर की विजिट बहुत रहती है बाहर।
तो अब एक बहुत ही यूनिक प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म लेकर के आने वाले हैं सर, जो बहुत जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं। और एक ऐसा नया क्रांति आने वाली है एजुकेशन सिस्टम में, जो कि सरकार शुरू से ही यही दे रहा है कि कैसे जो है ना सिर्फ गरीब तबके के लोग, ना सिर्फ जो है वंचित वर्ग के लोग, बल्कि हर ऐसा विद्यार्थी जो कि पढ़ने को इच्छुक है, बेहतर करना चाहता है पढ़ाई में, उन सब के लिए जो है एक यूनिक सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लेकर आ रहे हैं वो। तो शीघ्र ही जो है ये आने वाली है, और उसके बारे में बेहतर जो है सर बता पाएंगे जब वो लॉन्च होगी। सर अगर एक चीज देखा जाए तो जो बिहार से जो लोग ताल्लुकात रखते हैं, हमारे दर्शक भी जो देख रहे होंगे सर, एजुकेशन के मामले में बिहार के, चाहे वो यूपीएससी की आप बात कर लो, चाहे सिविल सर्विसेज में जितने भी लोग हैं, वहाँ से ज़्यादा लोग निकल कर आते हैं। बाकी सुविधाओं के मामले के अंदर बिहार मेरे हिसाब से, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन कमी के बावजूद भी इतने लोग निकल कर आना, आप जहाँ से ताल्लुकात रखते हैं, और आप खुद ही को देख लीजिए, आप अच्छी पोजीशन आज होल्ड करके काम कर रहे हैं उसके ऊपर। तो फिर सर इतनी निम्न सुविधाओं के अंदर भी इतना अगर ब्रिलियंट है, अगर कोई व्यक्ति निकल कर आता है, तो फिर अगर अच्छी सुविधाएं मिल जाए तो मेरे हिसाब से बिहार का नाम हर जगह आज भी और आगे भी हो सकता है। हाँ देखिए, ये तो हमेशा से रहा है। कहीं भी आप कोई भी मेरिट लिस्ट देखिए, कोई भी एग्जाम्स की या कोई भी कैडर का आप देखेंगे, तो टॉप मोस्ट पोजीशंस पर, अच्छे पोजीशंस पर आप जो है बिहार ऑब्लिक यूपी के लोग पाएंगे। एक्चुअली काफ़ी सालों पूर्व जो है, चूंकि वहाँ की व्यवस्था अच्छी नहीं थी, तो लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं होते थे, और जो है कोई बिजनेस करने का स्कोप नहीं होता था, ना कोई ऐसी संभावनाएं होती थी कि जो है आप बेहतर कर सकते हैं किसी व्यवसाय में। इनफैक्ट टीचिंग में भी जो शिक्षा का स्तर था बहुत ही निम्न था। हम खुद सरकारी स्कूल हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, तो हमें पता है कि किस तरह का वहाँ पे शिक्षा का स्तर होता था, शिक्षकों का कैसा स्तर होता था, सुविधाओं का कितना अभाव होता था। ये चीज़ जो है होने के कारण से लोगों को एक सिर्फ यही मोटिवेशन रहता था कि हाँ यस, हमें सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है, हमें बेहतर पढ़ाई के माध्यम से ही हम बेहतर कर सकते हैं अपनी लाइफ में, अदरवाइज और कोई ऑप्शन है नहीं। और वही एक प्रेरणा होती थी हमारे लिए भी, वही प्रेरणा रही कि हाँ यस, और कोई आप काम कर ही नहीं सकते हैं शिक्षा के अलावा। ऑल इंडिया सर्विसेज की एग्जाम्स को आप कम्पीट करिए, और फिर जो है बेहतर आप जो है करिए। बहुत सारे जो है जो कि वापस गए, बिहार भी गए, और जाकर के उन्होंने बेहतरीन बदलाव लाया। और आज का बिहार और पहले के बिहार में अब तो काफ़ी बदलाव भी है, और अब जो है काफ़ी अच्छे स्तर पर जो है वहाँ पे और भी चयन हो रहा है विद्यार्थियों का। अच्छी बात है, शिक्षा की एक लहर फैल रही है। इनफैक्ट अब इस मॉडल को, मैंने जो बिहार के बच्चों का जो मॉडल रहा, वो बाकी सारे स्टेट में भी लोगों ने इसको देखा, और वहाँ के बच्चे भी अब प्रेरित होकर के जो है पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। यारी दोस्ती सर आपकी बिहार में या फिर यहाँ भी है? ऑफ कोर्स काफ़ी सालों से, चूंकि अब राजस्थान में भी हैं, तो यहाँ भी एक लोकल सर्किल है। बचपन वाले यार का है वो है, अभी सब अलग अलग जगहों पे हैं। कोई जॉब कर रहा है, या कोई बिहार में ही है, बिजनेस कर रहे हैं, छोटे मोटे। आपसे अच्छी होल्डिंग पोस्ट पे कौन है, ये समझ बताइए आप तो। ऐसे बहुत सारे हैं मित्र मेरे, लेकिन एक मेरा जो खास मित्र है जो कि वहीं बिहार का ही रहने वाला है, ही इज कर्नल इन दी आर्मी, एंड इज वेरी आपने इंट्रोड्यूस भी आर्मी वाले से करवाया। ठीक है सर। काफ़ी अच्छे लोग हैं जो कि मेहनत करके अच्छे मुकाम पर भी गए, और प्लस जो है अगर जॉब भी कर रहे हैं, या प्राइवेट जॉब भी कर रहे हैं, या बिजनेस भी कर रहे हैं, तो अच्छा कर रहे हैं। एंड जब भी जाता हूँ मैं, तो उनसे मिलता हूँ, और अच्छा लगता है एक पुराने, क्योंकि वो ऐसा समय था बचपन में वहाँ का, जो कि अभाव में तो खैर बीता ही था। और आज का जो मैं समय देखता हूँ कि जब बच्चों को 6th क्लास से ही IIT की तैयारी प्रेशर हो जाता है सर, प्रेशर, एंड इतना ज़्यादा कोर्स का, सिलेबस का प्रेशर होता है, तो हम लोग याद करते हैं कि हम लोग तो स्कूल से आने के बाद 2-3 घंटे की पढ़ाई करते थे, उसके बाद जो है फिर खेलना कूदना। और ये चीज़ एक्चुअली बहुत ज़रूरी है। मैं अभी भी स्कूल कॉलेज में जाता हूँ तो बच्चों को बताता हूँ कि कैसे जो है नेचर से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। मोबाइल फ़ोन, टैब, इनके बदौलत जो है हम इतना ज़्यादा अपने आप को कैद कर चुके हैं, और जो व्यवहारिक ज्ञान है, वो व्यवहारिक ज्ञान जो है उपलब्ध ही नहीं है बच्चों के पास। सारा कुछ उनको लगता है कि गूगल पे उपलब्ध है, और वो चीज़ AI जो भी इंफॉर्मेशन उपलब्ध होती है उसको वही 100% मान लेते हैं और उसी को फॉलो करते हैं। बहरहाल ऐसा है नहीं। नेचर जो है आपको बहुत सारी चीज़ें बताती है, सिखाती है। तो आप जब कनेक्ट करते हो, जब आप ओस की उस बूंद को देखते हो सुबह उठ करके, या जो आप बाहर निकलते हो और मंदिर की घंटी की आवाज़ सुनते हो और वहाँ फिर पूजा करते हो, तो ये सब चीज़ों से आपका जो है कनेक्ट ऐसा
बनता है आपने खुद के साथ में, खुद के व्यक्तित्व के साथ में, समाज के साथ में और नेचर के साथ में, वो आपको एक अलग ही सीख देती है। यानी कि मूल रूप से बिहार से निकलकर सारी चीज़ें वहाँ हुई। यारी दोस्ती के अंदर भी अपने अपने आर्मी के दोस्त के बारे में जो अच्छी पोस्ट होल्ड करके बैठे हुए हैं। शिक्षा की नो डाउट अगर बातचीत करी जाए तो बेहतरीन ही बेहतरीन रही है, सारी चीज़ें हैं। मैंने सर, जब मैंने कल आपके पॉडकास्ट के लिए स्पेशली सर, मैंने कल हमारे पोस्ट डाली है, हमारे मेन प्लेटफॉर्म से मैंने जारी करवाया कि सजेशन दीजिए। सर सबसे ज़्यादा सजेशन क्या है आपको पता है? कि सर हंसते कब है। सर लिटरली ये मेरे पास में सजेशन आया कि सर हंसते कब है, क्योंकि आपको ज़्यादातर सर सीरियस नोट पे देखा आज तक, जितनी बार भी देखा, जितने भी दर्शकों ने देखा। तो एक तो वो चीज़ बता दीजिए कि यारी दोस्ती अगर होती भी है तो क्या खुलकर पेश आते हैं या फिर बतौर? नहीं, ऑफ कोर्स डेफिनेटली वो हंसते इसलिए नहीं देखा होगा शायद क्योंकि जब मुझे बाइट देनी होती है किसी न्यूज़ पर तो मैं उसको एक संजीदा तरीके से ही दे सकता हूँ, हंसते हुए नहीं दे सकता। और ऑफ कोर्स अदरवाइज मैं आई एम ए वेरी आउट गोइंग पर्सन। इनफैक्ट मैं लोगों से दोस्ती करना और लोगों से संपर्क बनाना, उनको कैरी ऑन करना, उनको लाइफ लॉन्ग एक रिलेशनशिप की तरह रखना। नाउ नॉट ओनली दैट, जो मेरे से जूनियर ऑफिसर्स भी हैं या स्टाफ है उनके साथ भी जो है मेरे चैम्बर में, अगर मैं अपने ऑफिस की बात करूं, एवरीबडी इज एंटाइटल्ड टू एंटर एनी पॉइंट ऑफ टाइम। किसी को कोई परमिशन लेने की आने की जरूरत नहीं है कि हाँ, और कोई भी व्यक्ति किसी भी ग्रेड का हो, किसी भी ऊपर हो नीचे हो, जब भी मुझसे कोई मदद या कोई सलाह मांगता है मैं अपनी पूरी 100% कोशिश करता हूँ। और बहुत सारे ऐसे किस्से होते हैं जब मैं जाते रहता हूँ ट्रेन में, मिलते हैं और मुझे बताते हैं वो कि जो है सर आपने मेरा हेल्प किया था, मेरा ट्रांसफ़र में हेल्प किया था, पोस्टिंग में हेल्प किया था, प्रमोशन, और मुझे याद भी नहीं रहता है कि हाँ ये व्यक्ति कौन था, मुझे नाम से भी याद नहीं रहता है। तो अपनी व्यक्तित्व को मैं ऐसा रखने की कोशिश करता हूँ कि जो कि बहुत ही डाउन टू अर्थ हो। एंड मैं उम्मीद भी करता हूँ लोगों से कि डाउन टू अर्थ ही होना चाहिए। ये सारी पोस्ट हैं या जो भी इस पोजीशन पे आप हैं, या ये मानव जीवन ही है ना, बहुत ही प्रताप किससे मिला है, हमें पूर्ण प्रताप से मिला है, तो हमें इसका हर पल जो है उस तरह से जीना चाहिए ताकि हम जो है उस तरह से जीना चाहिए कि आज अंतिम दिन हो। और उस तरह से अगर हम जिएंगे तो आप विश्वास करेंगे कि जो है आप हर उस पल को, हर उस व्यक्ति को जो आपके पास है उसको आप ट्रेजर करने की कोशिश करेंगे, उसको आप उस पल को और बेहतरीन करने की कोशिश करेंगे और उस माहौल को भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे ताकि लोगों में भी सकारात्मकता है और जो है एक बढ़िया जो है हम राष्ट्र निर्माण के लिए हम काम कर सकें। सर एक चीज़ और बता दीजिए, जैसे कैमरे के सामने की दुनिया अलग है, नो डाउट, जैसे आपके शब्दों में भी वो चीज़ झलकती है और सारी जगह वो चीज़ आती है। सर कैमरे की दुनिया से रियल लाइफ के अंदर कितना बदलाव हो जाता है आदमी को, क्योंकि आदत हो जाती है सर, हर कोई मनुष्य सीखता है सर, और हम तो खासतौर पर हर कोई सीखने, जैसे मैं पत्रकारिता जगत से जुड़ा हुआ हूँ तो पिछले 10 सालों के अंदर मेरे को बहुत बार मेरे घर वाले यहाँ तक बोल देते हैं कि कैमरे से बाहर निकल। तो वो चीज़ें आप में भी आती है कभी? हाँ, नहीं, मैं कोशिश करता हूँ कि इसको सेपरेट रखूँ। कैमरे के पास जब हूँ तो शब्दों के चयन में भी बदलाव आ जाता है सर। हाँ, डेफिनेटली। जब मैं आधिकारिक रूप से बोल रहा हूँ तो मेरे शब्दों का चयन बहुत ही संतुलित होना चाहिए, ये मैं ध्यान रखता हूँ। और चूंकि एक मैं आधिकारिक प्रवक्ता हूँ रेलवे का, उत्तर पश्चिम रेलवे का, तो अगर किसी से फ़ोन पे भी वार्तालाप कर रहा हूँ तो एक गरिमा का, एक मर्यादा का ध्यान रखना बहुत ही अवश्यंभावी है मेरे लिए। उसके अलावा जब हम ऑफ कोर्स, जैसा कि आपने बताया कि वो फीडबैक है कि मैं हंसता नहीं हूँ, तो ऑफ कोर्स मतलब क्योंकि वो संजीदा एक व्यक्तित्व जो है वो जो स्पोक्स पर्सन का होना चाहिए वो बहुत ज़रूरी है। बट अदरवाइज आई एम वेरी नॉर्मल काइंड ऑफ पर्सन, बहुत ही सामान्य साधारण सा व्यक्ति हूँ। कैप्टन शशि किरण ने कभी जीवन के अंदर ये हताशा महसूस की कि यार मतलब मैं यहाँ पर थोड़ा सा हारा हुआ महसूस कर रहा हूँ, कभी भी ऐसा पल आया हो? हर दिन वो पल आता है और हर दिन वो पल खत्म होता है। हर दिन जो है मैं जीतता हूँ, उस पल को मैं विजय खुद पाता हूँ, क्योंकि चैलेंज ही है। लाइफ तो इज़ ऑल अबाउट स्ट्रगल। अगर आपके लाइफ में या दिन में कोई स्ट्रगल नहीं आया, कुछ प्रॉब्लम नहीं आई, कुछ ऐसी नई चीज़ आई जिससे कि आप उसको आप विन ओवर कर सके, तो फिर तो लाइफ ऐसी ही वेस्ट है। हर दिन अगर आप में कुछ नया करने का चाहत नहीं हुई, कुछ आपको प्रॉब्लम आई और उसको आपने ओवरकम नहीं कर पाए, तो फिर तो वेस्ट हो गया डे। अब तो सर ये समझदारी वाली बात है, अब तो हर मतलब आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो, लेकिन
एक टाइम ऐसा भी आता है कि जिस टाइम पे इतनी समझदारी भी नहीं होती, हाँ। आदमी इतना दिमाग भी काम नहीं लगा Yes, सकता, yes. क्योंकि आज के टाइम पे देखो सर बहुत सारे सुसाइड के केस ऐसे देखने को मिलते हैं कि आदमी खुद अपने आप से हार जाता है और उसके पास ऑप्शन नहीं रहता। और रही बात पारिवारिक संबंधों की, तो माता पिता का भी पहले जितना इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। ये मोबाइल शायद आज के टाइम पे लोगों के लिए यूजफुल होगा, लेकिन इसकी वजह से भी लोगों की कनेक्टिविटी, परिवार से दूर हो जाना, ये सारी चीज़ें। लेकिन उस टाइम पे जब आप शिक्षा के दौर में थे, 2002 से आप सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, सरकार के साथ में आप ज्वाइनिंग कर कर अधिकारी के तौर पर काम कर रहे हैं या फिर कर्मचारी के रूप में काम करें, उससे पहले की बात, क्योंकि लंबा सफर हो गया। हाँ, यस। अगर उस समय की अगर बात करें तो जैसा मैंने पहले ही बताया आपको कि बहुत ही अभावों का चूंकि दौर था हमारे लिए, संघर्ष बहुत ज़्यादा थी लाइफ में, बट एक उम्मीद थी खुद पे, वो आत्मविश्वास था जरूर। उस छोटी उम्र में भी, जब मैं 17 साल 18 साल का ही था, उस समय भी अपने आप में एक आत्मविश्वास जरूर था। मैं अपने पापा को कहा करता था, वो भी चूँकि एक बहुत ही निम्न सरकारी वर्ग के कर्मचारी थे, तो उनको भी बड़ा लगता था कि मेरे 4 बेटे हैं, 1 बेटी है, तो कैसे जो है मैं अपने इस परिवार का पालन पोषण तो कर ही पा रहा हूँ, लेकिन कैसे आखिर आगे इनका भविष्य क्या रहेगा, करियर के लिए बहुत चिंतित होते थे। तो मैं उनको खुद एश्योर करता था, अपने आत्मविश्वास से उनको बताता था मैं कि आप चिंता मत करिए पापा, हम सब लोग जो है बहुत ही सफल तरीके से जो है अपना लाइफ लीड करेंगे, और जो है हम मेहनत कर रहे हैं, आप विश्वास करिए, हम उस मेहनत के भरोसे जो है आपको जरूर अच्छी सफलता प्राप्त करके दिखाएंगे। चारों भाइयों में से सर सबसे मतलब ऊपर की पोस्ट पर आप ही हैं? हाँ, वर्तमान में रेलवे में मैं ऑफ कोर्स अधिकारी के रूप में यहाँ हूँ। तो फिर किसी भाई का कभी कभार फोन नहीं आता, यार इसमें मेरी मदद कर दो, बोल दो? भाई की नहीं, जैसे मैंने बताया है, भाई क्या मेरे जो अनजान लोग हैं जो कि यहाँ ही पे काम करते हैं, कर्मचारी जो कभी नहीं मुझसे मिले होते हैं, वो भी अगर कोई समस्या लेकर आते हैं तो मैं उनको कोशिश करता हूँ कि उनकी मदद कर सकूँ। और ये नॉट ओनली सिर्फ प्रोफेशन में, पर्सनल लाइफ में भी मैंने जैसे बताया कि मैं NGO से भी जुड़ा रहता हूँ, जो ऐसे लोग जो कि समाज में जिनको अभाव है उनको हम मदद करने की कोशिश करते हैं। मैं सरकारी स्कूल में जाता हूँ, वहाँ पढ़ाता भी हूँ, कोशिश करता हूँ वहाँ उनके जितनी मदद कर सकूँ, उनको पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड को सामग्री दे सकूँ। अभी जैसे हमने कुछ स्कूलों में हुडी का वितरण किया, जो सर्दियों के मौसम में यहाँ के स्टाफ को भी हमने जो है गर्म लोई का वितरण किया। बहुत सारे ऐसे काम जो है लगातार रेगुलर बेसिस पे मैं ऐसा करते रहता हूँ। मेरा मानना है कि समाज ने, भगवान ने हमें इतना सक्षम बनाया है कि हम जो है, और जो हमारे नीचे के लोग हैं या जो हमारे समाज के और जो लोग हैं, उनको हम मदद कर सके और उनको हम उठा सकें, तो ये मेरे लिए, मेरा ये जीवन जो है सफल हो जाएगा अगर हम ऐसा कुछ कर पाएँ। बेहतरीन सर, इतना लंबा सफ़र और उसके बाद में तमाम वो चीज़ें, लेकिन बतौर रेलवे के अंदर अधिकारी हैं, थोड़ी सी बात रेलवे की भी होनी ज़रूरी है। सबसे पहले तो सर सरकार एक एप्लीकेशन लेकर आ रही है, उसके ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि उसमें 3% का डिस्काउंट, सरकार डिस्काउंट दे रही है सर, बड़ी बात है, सोचने वाली बात है। क्या एप्लीकेशन और किस तरह से लोग उसका लाभ उठाएं? जी, ये रेलवन ऐप है एक्चुअली, अभी कुछ समय पहले ही इसको लॉन्च किया गया था भारतीय रेलवे के द्वारा, और इस रेलवन ऐप में बहुत सारी सुविधाएं, ये एक सिंगल प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसके माध्यम से कोई भी यात्री, कोई भी हमारा कस्टमर किसी भी तरह की सुविधाएं, ना सिर्फ टिकट बुकिंग, जो आरक्षित अनारक्षित टिकट बुकिंग के अलावा और भी सुविधाएं जैसे कि पार्सल बुकिंग की हो, या फिर खाना ऑर्डर करना हो, या कोई कंप्लेन करना हो, कोई सजेशन करना हो, सारा चीज़ एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, जो कि नाम है इसका रेलवन ऐप। ये iOS और प्ले स्टोर दोनों पर उपलब्ध है। अभी इस पर आरक्षित टिकट लेने की सुविधा को और बढ़ोतरी करने के लिए भारतीय रेलवे ने यह निर्णय लिया है कि इसमें 3% की छूट दी जाएगी। अगर 100 रुपये का आपका टिकट है तो आपको 97 रुपीज़ में ही वो अनारक्षित टिकट या जनरल का जो टिकट है वो आपको 3% छूट पे मिल सकेगी। तो ये बहुत अच्छी सुविधा है, और ये प्रायोगिक तरीके से हम 6 महीने के लिए, जो कि दिनांक 14 जनवरी से शुरू होने वाली है, 6 महीने के लिए हम इसकी कर रहे हैं। और आपके माध्यम से अपील रहेगी सारे जो दर्शक हैं, सारे जो श्रोता हैं, कि इस रेलवन ऐप के द्वारा दी जाने वाली इस छूट का लाभ उठाओ और अनारक्षित टिकट जो है इस रेलवन ऐप से खरीदें। दर्शकों से भी खास मेरी तो विनती है कि सरकार डिस्काउंट दे रही है अगर किसी एप्लीकेशन में, तो उसका भरपूर फायदा लो, आसानी मिलेगी। सर इसके अंदर नियम क्या रहेंगे कि जो अगर कोई बुकिंग करता है, अगर ट्रेन में सफर के दौरान बुकिंग करवा के दिखा दे तो मेरे पास तो टिकट, आप देख लो? नहीं, वो डिपार्चर से पहले है। आपको क्या है, रेल अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, इससे पहले भी एक मोबाइल एप्लीकेशन अभी भी एग्जिस्ट करती है, जो कि बंद होने वाली है, UTS ऑन मोबाइल एप्लीकेशन हुआ करती थी। उसमें हमने रेस्ट्रिक्शंस भी लगा रखे हैं, जियो टैग रेस्ट्रिक्शंस है, जो अब उसको जो है कि अगर आप स्टेशन परिसर में अगर है ना, तो जो है आप अगर उस जियो परिसर में, अच्छा, उस वाईफाई कनेक्शन से नहीं कर सकते। उसी तरह ट्रेन में आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप नहीं उसको यूज़ कर सकते हैं।
या फिर आप उसको किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, आपने टिकट ले लिया किसी और को ट्रांसफर कर दिया, ये भी नहीं कर सकते, अपने फोन में दिखानी आपको पड़ेगी। फोन में ही करके दिखाना होगा। तो ये सारी चीजें हमने ऐसे इनबिल्ट की है इस सिस्टम में, सो दैट कोई इसका जो है अनुचित फायदा ना उठा सके। तो सर अगर किसी के अगर परिवार के अंदर जो पढ़ा लिखा नहीं हो और अगर उनके बेटों ने करके दिया तो फिर इस तो हमारे पास आजकल इसके अलावा भी बहुत सारे माध्यम है। टिकट विंडो काउंटर के अलावा हमने ATVMs भी लगा रखे हैं स्टेशन पे, ऑटोमेटिक टिकट विंडिंग मशीन से, जहाँ पे आप जाइए और इमीडिएटली जो है विद इन जो है 1 मिनट, लेस देन अ मिनट जो है आप जो है जहाँ भी जिस डेस्टिनेशन पे जाते हैं टिकट लेना, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। खुद भी अगर आप इतने भी पढ़े लिखे नहीं है कि आपको स्क्रीन पर नहीं पता चल रहा है, तो वहाँ पे हमने फैसिलिटेटर लगा रखे हैं जो कि रिटायर्ड हमारे सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी ही मोस्टली होते हैं, और वो जो है बताते हैं कि हाँ हेल्प करते हैं आपको कि इसमें जो है आपको यहाँ से यहाँ डेस्टिनेशन के लिए कितना टिकट लगेगा। और बहरहाल हमारा उद्देश्य भी यही है, लोगों के पास आजकल स्मार्ट मोबाइल फ़ोन है और 90% जनता जो है जानती है स्मार्टफोन यूज़ करना, सोशल मीडिया को यूज़ करती है। तो ये भी एक बहुत छोटा सा ऐप है, एप्लीकेशन है जो कि बहुत ही फ्रेंडली है। किसी उस एप्लीकेशन को यूज़ करके जो है कोई भी आसानी से टिकट को डाउनलोड कर सकता है। एक सर कल सवाल आया हमारे पास में, जिसमें अभी रिसेंटली एक वीडियो भी वायरल हुआ, उन्होंने हमें मैसेज करके इसकी जानकारी भी दी थी कि उनका जो है ट्रेन था वो 4:15 पर था, और बिल्कुल 4 बजे उनके पास में मैसेज आता है कि आपकी ट्रेन का समय है अब वो 7 बजे का हो गया है। और उसके बाद में 7 बजे तक वो वेट करते हैं कि चलो 2-3 घंटे का समय यहाँ बिता लिया जाए, तो उनको मैसेज आता है आधे घंटे पहले कि अब आपकी ट्रेन है वो रात को 12 बजे है। तो सर उनका था कि अब या तो हमें पहले सूचित किया जाए तो हम तो घर से उस हिसाब से निकले, क्योंकि अगर कोई ट्रेन डिले है या फिर उसके अंदर टाइम में कोई समस्या आ रही है या फिर किसी प्रकार की समस्या आ रही हो, भले वो मौसम से संबंधित समस्या हो, तो अगर पहले उसकी जानकारी मिल जाए, क्योंकि रेलवे के पास में पूरा अपडेट रहता है, तो जानकारी समय के ऊपर दे दी जाए तो उनको आसानी होगी सर। हाँ निसंदेह ऐसा हमारा सिस्टम भी ऐसा ही है। वीडियो भी काफी वायरल हुआ था सर ओके अभी रेलवे के निसंदेह देखिए सिस्टम यही, हम इसी तरह से हम रेलवे का सिस्टम डिज़ाइन है कि ट्रेन की अगर कोई डिले हो रही है तो आप ऐप के माध्यम से, जो हमारा रेलवन ऐप है, अभी वर्तमान में NTS ऐप भी जो अभी तक प्रचलन में है, इन सारे ऐप पे अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होती है और SMS के माध्यम से सूचित भी किया जाता है। कुछ असामान्य परिस्थितियों में, जैसे कि लोग इक्विपमेंट फेलियर हो गया, लोकोमोटिव का फेलियर हो गया, ओवरहेड इलेक्ट्रिकल का फेलियर हो गया, सिग्नलिंग संबंधित कोई दिक्कत आ गई, समस्या आ गई, उस कारण से कभी कभी इस तरह की परिस्थिति होने की संभावना रहती है। हालांकि बहुत ही रेयर ऐसे केसेस होते हैं। अगर पंक्चुअलिटी की अगर हम बात करें तो अभी वर्तमान के फॉग सीजन में थोड़ा सा हमारा फॉग के कारण से डिले हो रहा है, अदरवाइज 93% से भी ज़्यादा पंक्चुअलिटी जो है उत्तर पश्चिम रेलवे में दर्ज है, जो कि पूरे भारतीय रेलवे का सेकंड है। तो आप आंकड़ों में अगर बात करें तो 100 में से मोर देन 93% ट्रेनें जो है हमारी टाइम पे चलती हैं। फॉग के कारण से भी जो डिले होती हैं वो सारे इसमें इंक्लूडेड है। तो आप समझिए कि फॉग के कारण से या इक्विपमेंट फेलियर होने के कारण से, कोई भी असामान्य परिस्थिति होने के कारण से भी सिर्फ 7%, जिसमें कि वेदर का भी योगदान हो गया है ना, जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है एक्चुअली, इन सब मिला के सिर्फ 7% ट्रेनें ही हमारी लेट होती है। और इतना बड़ा नेटवर्क है आप समझिए, और इसमें हमारा सिस्टम जो है वो मैन पावर बेस्ड है, ऑटोमेटिक भी है, लेकिन लार्जली हमारा चूंकि मैन पावर बेस्ड सिस्टम है, तो हम पूरा कोशिश करते रहते हैं कि जो है सारा सामंजस्य से, विभिन्न विभागों का सामंजस्य से रेलगाड़ी जो है ना सिर्फ गंतव्य स्थान पे अपने टाइम पे पहुंचे बल्कि सेफली पहुंचे। सर फॉरेन कंट्रीज के अंदर अपन बहुत बार देखते हैं और लोग मतलब सवाल भी करते हैं ऐसा कि बाहर की कंट्रीज के अंदर टाइम को लेकर इतनी पाबंदी क्यों है, भले 1 मिनट भी। मैंने सर एक वीडियो देखा अभी रिसेंटली थोड़े दिन पहले, शायद जापान या फिर कहीं दूसरी कंट्री का होगा, जिसमें वो 1 सेकंड भी अपनी ट्रेन को लेट नहीं कर रहे और पैसेंजर को धक्का मार के अंदर पुश कर रहे हैं उसमें। वहां पर बाकायदा गार्ड खड़े करे जाते हैं कि टाइम के साथ ही वो निकले और उसमें लेट ना हो। तो मतलब जैसे बाहर की, मैं ये नहीं कहता हूँ कि पैसेंजर को धक्का देकर अंदर जबरदस्ती घुसा दिया जाए, लेकिन अपन वहां से कुछ चीजें यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि उनमें 1 मिनट की भी देरी नहीं। देखिए देरी होना, ट्रेन का देरी होना, जैसे मैंने बताया कि अब बहुत उसमें सुधार है, और हमारे यहाँ भी इस तरह की सिस्टम, नई टेक्नोलॉजी जो हम अडॉप्ट कर रहे हैं, जैसे कि वंदे भारत सर ऑन टाइम है। बहुत सारे वंदे भारत के अलावा हमने जो नई टेक्नोलॉजी, जैसे कि ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग, एक नई प्रणाली है सिग्नलिंग की, जो हमने उत्तर पश्चिम रेलवे में भी इंट्रोड्यूस की है। अभी लगभग 300 किलोमीटर में हमारे यहाँ हो भी गया है। ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग में क्या होता है कि जैसे एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन अगर ट्रेन जा रही है, तो वर्तमान परिस्थिति में क्या होता था कि अगर जब तक वो ट्रेन
स्टेशन ए स्टेशन चली और बी स्टेशन तक नहीं पहुंच गई, दूसरी ट्रेन को हम उसको पीछे नहीं भेज सकते थे। बट ये ऑटोमेटिक सिग्नलिंग प्लानिंग में आप एक सेक्शन में ही ए से बी स्टेशन के बीच में ही 3 से 4 ट्रेनें आप भेज सकते हैं। तो ऑटोमेटिक चूंकि उसमें सिग्नलिंग लोअरिंग होता है और जो है जैसे जैसे वो ट्रेन आगे बढ़ती जाएगी, दूसरी पीछे वाली ट्रेन जो और आगे बढ़ती चल जाती है। तो ये इससे ना सिर्फ स्पीड बढ़ती है बल्कि एक संरक्षित संचालन की भी प्रणाली है। इस तरह के बहुत सारी तकनीक में हम सुधार कर रहे हैं जिससे कि स्पीड बढ़े। नए जो रोलिंग स्टॉक है हमारे वो बेहतर स्पीड के हैं, बेहतर आरामदायक भी हैं। ट्रैक की टेक्नोलॉजी हमने इम्प्रूव की है ताकि और ज़्यादा बेहतर स्पीड से हम ट्रेनों को ले जा सके। तो नई टेक्नोलॉजी का समावेश हो रहा है, विस्तार हो रहा है। इतना बड़ा नेटवर्क है, ह्यूज नेटवर्क है इंडियन रेलवेज का। तो चीज़ों को प्रोग्रेस होने में ऑफकोर्स टाइम लगता है, लेकिन अब ये हम बहुत ही आश्वासित हैं कि जो है जल्दी ही जो है ये पूरा जो चेंज का बदलाव का दौर है कंप्लीट होगा और एक बेहतर रेल सेवा हम और बेहतर देख कर पाएंगे। सर एक चीज़ और देखी गई है, जैसे ज़्यादातर एप्लीकेशन से अगर बात करें, जैसे रेलवे के अंदर अगर अपन कभी भी टिकट बुक करने की, जैसे मैं कल की अगर टिकट लेना चाहूँ XYZ किसी भी जगह की या फिर 2 महीने बाद की अगर लेना चाहूँ, तो एक तो उसमें कुछ बदलाव भी किया है कि आप इतने दिन पहले ही टिकट बुक कर सकते हैं, उसमें समय के अंदर ही बदलाव किया। पहले भी बुक कर सकते हैं, लंबा टाइम पीरियड था शायद 90 दिन का, मेरे को जहाँ तक याद है। और अगर अपन कभी भी बुक करेंगे तो उसमें वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी मिलती है। चाहे आप कभी भी किसी भी रूट की आप टिकट ले लो, तो लोगों का कहना है कि डब्बे तो जोड़ने, हालांकि उनके लिए आसान छोटी बात हो गई कि भाई डब्बे तो जोड़ने, कौन सी बड़ी चीज़ है, आपके पास में सारी सुविधाएं हैं, रेल उधर जा रही है, 2 डब्बे एक्स्ट्रा कर देंगे तो लोगों को आसानी से सीट मिल जाएगी, आसानी से सफ़र कर दे। तो ये क्या है, ताकि लोग समझ पाए कि इतना आसान नहीं है जितना वो मान रहे हैं। देखिए 2 चीज़ के बारे में आपने कहा। पहला है कि जो आरक्षण प्रणाली में जो बदलाव किया गया, तो 2-3 चीज़ें की गई है। पहला कि 90 दिन से अब इसको हमने 60 दिन का कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति जो है 60 दिन से पूर्व अपना आरक्षण नहीं करा सकता। तो ये बहुत ही स्ट्रैटेजिकली जो है और फीडबैक बेस्ड पर हमने इसको डिसीजन लिया ताकि जो है लोगों का कैंसिलेशन जो है ना ज़्यादा हो, प्लस जो है लोग जर्नी प्लान प्रॉपर तरीके से करें और अनवांटेड कैंसिलेशन ना हो। दूसरा, हमने अभी सबसे बड़ा जो एक क्रांतिकारी बदलाव लाया है वो है OTP बेस्ड रिजर्वेशन सिस्टम का, क्योंकि बहुत सारी ऐसी समस्या आती थी कि जो है टाउट्स जो हैं वो मल्टीपल जो है टिकट बना लेते थे, सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम करते थे, ट्विक करके सॉफ्टवेयर में करते थे। इन सारे चीज़ों को जो है आधार बेस्ड OTP बेस्ड कर दिया गया है। एंड ये भी सुनिश्चित किया गया है, इसमें बहुत सारी बोल रहा है कि अगर आप एक ही ID से कर रहे हैं तो AI सिस्टम जो है उसको कैच कर लेगा और जो है तुरंत उस पर एक्शन ले लेगा, ब्लॉक कर देगा सिस्टम। तो बहुत सारे बदलाव किए गए हैं रिजर्वेशन प्रणाली में। और दूसरा जो आपने कहा कि कैसे जो है डब्बों को और बढ़ाना चाहिए, है ना, डब्बे बढ़ाना, डब्बे जोड़ना ही है। तो लिटरली सर ऐसा मैसेज है मेरे पास कि डब्बों को जोड़ना ही तो है। देखिए भारतीय रेलवे का जो तंत्र है ये सिस्टम बेस्ड है, इंजीनियरिंग बेस्ड एक सिस्टम है। तो ये कोई बच्चों की रेलगाड़ी तो है नहीं कि हाँ 5 डब्बे हैं 6 और जोड़ देंगे और जो है उसको चलना है। ये एक इंजीनियरिंग पैटर्न पे चलती है और जो है लिमिटेशंस होती हैं ट्रेन को चलाने में कि आप जो है प्लेटफॉर्म, क्योंकि हम पैसेंजर ट्रेन अगर चला रहे हैं तो उनको हम प्लेटफॉर्म पे ही ला सकते हैं, प्लेटफॉर्म के बियॉन्ड ट्रैक पे तो उनको नहीं रख सकते कि हाँ 2 डब्बे और 5 डब्बे और जोड़ दिए और फिर उनको ट्रैक पे रख लिया। तो जो कोच की लंबाई होती है उस लंबाई के अनुसार से जो प्लेटफॉर्म की टोटल लेंथ होती है उसके अनुसार से नंबर ऑफ कोचेस कितने हो सकते हैं ये फिक्स होती है ना, जो पैसेंजर ट्रेन में। जैसे कि अगर आप LHB नई गाड़ी, नई ट्रेन टेक्नोलॉजी जो है उसके 22 से 23 डब्बे हम ऐड कर सकते हैं। अगर पुराने किस्म के कोच हैं तो वो 24 हम ऐड कर सकते हैं, उसमें 25 ऐड कर सकते हैं, एक्स्ट्रा एक ऐड कर सकते हैं। इस तरह से करके फिक्स्ड होती है। और आप विश्वास मानिएगा कि जो है अभी पिछले कुछ महीनों में खास करके जो हमारा फेस्टिव सीजन होता है या रश सीजन होता है, हॉलिडे का सीजन होता है, पर्व त्यौहार का सीजन होता है, दिवाली छठ में जब जाते हैं लोग, तो हजारों की संख्या में ना सिर्फ ट्रेनों का संचालन होता है बल्कि एडिशनल हम डब्बे भी जो है अपने मेंटेनेंस के जो स्पेयर होते हैं उन डब्बों को भी जो है हम उसमें से निकाल करके, मेंटेनेंस से निकाल करके और जो अटैच करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा यात्रियों को हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। और हमारा पूरा प्रयास होता है कि पूरे इंटायर रेलवे नेटवर्क की बात करूं या फिर उत्तर पश्चिम रेलवे के संदर्भ में बात करें तो हर साल हम एडिशनल कोचेज जो हैं हजारों की संख्या में एडिशनल कोचेज लगाते हैं, स्पेशल ट्रेनों का संचालन करते हैं और डिमांड बेस्ड पर जो है हम अलग अलग स्पेशल ट्रेन भी चलाते हैं। तो ये एक कंप्लीट हमारा तंत्र है। और इन सब में जो है सपोज आपको
जयपुर से आंध्रा की ओर ट्रेन ले जानी है, तो आप समझिए इस पूरे व्यवस्था में हमें ये देखनी पड़ती है कि जो रेलवेज आ रही हैं इन बिटवीन 4 से 5 रेलवे आएंगे, उन 4-5 रेलवे में उसकी फिजिबिलिटी है कि नहीं रन करने की, उसके मेंटेनेंस की पॉसिबिलिटी कितनी है। क्योंकि ट्रेन जो है ये बिना मेंटेन हुए चल नहीं सकती, क्योंकि मशीन्स है, तो उनको हमें मेंटेन करने की फैसिलिटी हमारे पास है कि नहीं, उस मेंटेन करने के लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं, टाइम स्लॉट अवेलेबल है कि नहीं, एडिक्वेट स्टाफ अवेलेबल है कि नहीं। तो ये सारा चीज़ जो है हम देख करके एग्जामिन करके ही डिब्बों की बढ़ोतरी या स्पेशल ट्रेनों का संचालन करते हैं। हमारा बहरहाल पूरा प्रयास रहता है अधिक से अधिक ट्रेन चलाएं, अधिक से अधिक लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकें और बेहतर संरक्षित एवं सुरक्षित जगह से तरीके से ले जा सकें। एक चीज़ और, जैसे सर IRCTC से अगर हम टिकट बुक करते हैं तो उसके अंदर बहुत सी बार जैसे वेटिंग में दिखा देता है या फिर रिग्रेट, वो सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन कई एप्लीकेशंस ऐसी भी है जिसके माध्यम से अगर आप बुक करोगे तो वो 3x चार्ज लेते हैं, तो उसकी क्या सच्चाई है? क्या वो सरकार से जुड़कर ही काम करते हैं? नहीं, ये एकदम कंप्लीटली जो है कोई हमारे जो ऑथराइज्ड जो ऐप्स हैं, रेल यात्री तो सर सरकार का ही है ना? रेल वन ऐप है, NTS ऐप है और ये IRCTC ऐप है जो कि वर्तमान में प्रचलित में है। ये सारी हमारी ऑथराइज्ड ऐप्स हैं। जो भी ऐप इस तरह की लुभावने एश्योरेंस देता है, सर 3 रिफंड भी वो डाल के रखा है। हाँ, तो ये सारे उनके खुद के व्यक्तिगत रूप के बनाए हुए हैं, है ना। इसमें वो मुझे उनका लॉजिक नहीं पता किस लॉजिक पे वो वर्क करते हैं, बट वो एक गेस पे वर्क करते हैं कि हाँ, चूंकि हो गई तो इस ट्रेन में, हाँ इस ट्रेन में बल्ले बल्ले आपका नॉर्मली वेटिंग लिस्ट इतना से इतना क्लियर हो जाता है कैंसिलेशन कारण से, तो एक चांस वो ले लेते हैं कि ठीक है हमें इतना पैसा भी मिल रहा है और नहीं होगा तो हमें रिफंड तो हम दे ही देंगे। तो ये लेकिन कोई भी अधिकृत मेथड नहीं है हमारी तरफ से, भारतीय रेलवे की तरफ से अधिकृत मेथड नहीं है। आप जो है IRCTC की जो हमारे ऐप है या आप जो रेल वन ऐप है, इसी से अपनी टिकट को लें, यही हमारी अधिकृत ऐप है। और कोई भी इस तरह का अगर झांसा देता है या कोई भी फेक वेबसाइट बना करके ये इस तरह का काम करता है तो वो भी गलत है और अनुचित है और इसमें उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। पेटीएम वगैरह से सर ये तो इसमें अगर टिकट बुक करते हैं तो इसमें भी थोड़ी बहुत आसानी रहती है। पेटीएम से अगर अपन टिकट बुक करेंगे IRCTC के कंपैरिजन में अगर वहाँ देखेंगे तो जल्दी और फास्ट देखने को मिलता है, क्योंकि IRCTC ज़्यादातर एप्लीकेशन बहुत बिजी चलती है। नहीं, IRCTC का जो सर्वर है वो तो बहुत ज़्यादा अपग्रेड किया गया है और टिकटिंग जो है 2.5 लाख टिकट बुकिंग की क्षमता के साथ उसको अपग्रेड किया गया है। तो बहुत ही बदलाव किए गए हैं IRCTC के सर्वर में भी और टिकटिंग बुकिंग का जो हमारा मेथड भी है उसमें भी किया गया है। और ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जिनको हम कहते हैं, थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस में इस तरह की जो हमारे इंटरफेस है IRCTC के साथ वो भी हम बढ़ावा देते हैं, लेकिन ये 3 टाइम्स या कंफर्म टिकट ये वाली जो है चीज़ें, ये यात्री अपने सूझबूझ और अपने विवेक का इस्तेमाल करके ही यूज़ करें। कंफर्म टिकट का तो सर अभी बड़े बड़े सुपरस्टार ऐड कर रहे हैं सर इसका, तो ये भी एक कहीं चिंता का विषय है सर। इस पे मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मैं अपने ही जो रेलवे के अधिकृत ऐप हैं उनके यूज़ करने पे ही सलाह दूंगा। सर आपने जैसे कहा कि IRCTC एप्लीकेशन को अपग्रेड किया गया है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, मतलब एक भारी रश भी हो तो वो भी मैनेज हो जाता है, लेकिन सर सुबह 10 से 11 वाला जो तत्काल वाला समय रहता है उसके अंदर तो अभी भी बहुत सारी समस्याएं रहती है, क्योंकि एक बहुत भारी बर्डन, क्योंकि उसमें टाइमिंग के अंदर शायद 10 बजे है वो आप स्लीपर के लिए कर सकते हैं, 11 बजे हैं आप AC के लिए बुक कर सकते हैं, तो वो वाली चीज़ें अभी भी मैनेज नहीं हो पा रही है सर। नहीं, इसलिए हमने वो सिस्टम बनाया है कि सेग्रीगेट कर दिया जाए, स्लॉटिंग कर दिया जाए साथ में ना, वो तो है ही। उसके अलावा कि 10 से 11 के बीच में इसी का कर सकते हैं, फिर 11:30 का एक स्लॉट रखा है, सो दैट एक साथ ही बहुत ज़्यादा प्रेशर ना हो और साथ ही साथ कोई व्यक्ति अगर फेक एप्लीकेशन बना करके या कैप्चा जनरेट करने का जो सिस्टम में सॉफ्टवेयर में ट्वीक करने का जो है उनको अवॉइड करने के लिए, बचाने के लिए ऐसा कोई ना करे, उसके लिए हमने सिस्टम में ये सुधार किए हैं ताकि, और अब जो है काफ़ी इसमें हमारे पॉजिटिव फीडबैक भी आए हैं कि बेहतर हुआ है सिस्टम। हालांकि और भी लगातार उस पर काम चल रहा है और भी बेहतर होगा सिस्टम। अमृत योजना की अगर बातचीत की जाए तो इसके अंदर अमृत स्टेशन प्लान जो अभी आपका है, इसमें 3 स्टेशन को खासतौर पर वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने की तैयारी चल रही है।
उसमें कितना काम हो गया है सर, इसके ऊपर किस तरह से काम होगा और क्या वाकई वर्ल्ड क्लास स्टेशन जैसा वो बन पाएगा? क्योंकि लोग कहें कि सरकार की योजना है, ऐसे ही चली जाएगी, ऐसे आती है, ऐसे ही चली जाती है, तो क्या लोग उसका कहीं ना कहीं ठगा ठगा सा तो महसूस नहीं करेंगे ना लोग? क्योंकि लोगों का सवाल था ये भी। देखिए, ये जो योजना है इसका नाम है अमृत स्टेशन योजना, और राजस्थान में 85 ऐसे स्टेशनों का हम पुनर्विकास 85 85 ऐसे स्टेशनों का पुनर्विकास इस योजना के माध्यम से कर रहे हैं। पूरे भारतीय रेलवे में भी 1300 से अधिक स्टेशन है। उत्तर पश्चिम रेलवे के संदर्भ में अगर हम बात करें तो 77 ऐसे स्टेशनों का हम पुनर्विकास कर रहे हैं। राजस्थान में 85 है, और ये कोई भी इसमें शक ही नहीं है कि योजना कैसी मूर्त लेगी, क्योंकि ये अब दूर की बहुत बात नहीं रही है। बहुत जल्दी ही यात्रियों को ये सुविधा मिलने वाली है, और बहुत जल्दी का मतलब कुछ महीनों में ही मिलने वाली है। जैसा आपने बताया, जयपुर, गांधीनगर जयपुर और सांगानेर, ये 3 स्टेशन जो है जयपुर के जो परिक्षेत्र में है, इनका हम पुनर्विकास कर रहे हैं, और काफ़ी बड़ी लागत से कर रहे हैं। जयपुर स्टेशन को हम 700 करोड़ से भी अधिक की लागत से पुनर्विकास कर रहे हैं। जयपुर स्टेशन के पास से आप गुजरे, कोई भी यात्री, कोई भी आसपास में, तो उनको महसूस होगा जो सेकेंड एंट्री जो नई बनकर आई है और कुछ दिन में ही वो चालू होने वाली है, कुछ समय में, तो आप देख पाएंगे कि इतना भव्य ही नहीं बनाया गया है, बहुत ही पूर्ण सुविधाओं से युक्त हम उसको बना रहे हैं। पूरा जयपुर स्टेशन जब पूरे अपने उसमें आ जाएगा, व्यवस्था में जब आ जाएगा और पूर्ण मूर्त रूप ले लेगा, तो आप देखिएगा किसी भी एयरपोर्ट, नॉट ओनली इंडिया के एयरपोर्ट, वर्ल्ड के एयरपोर्ट की कंपैरिजन में वो बनने वाला है। बहुत अच्छी चीज़ें, नई चीज़ें हम उसमें ला रहे हैं। एयर कॉन्कॉर्स का निर्माण कर रहे हैं, 10,000 स्क्वायर मीटर एरिया का एयर कॉन्कॉर्स बनेगा। तमाम यात्री सुविधाएं उसमें होने वाली हैं। लाउंजेस होंगी, लिफ्ट, एस्केलेटर, रोलेटर, बहुत ट्रैवलेटर होंगी उसमें, एग्जीक्यूटिव लाउंज होंगी, अंडरग्राउंड पार्किंग की व्यवस्था है, सेपरेट एंट्री एग्जिट की व्यवस्था है। तो इस तरह की सारी वो चीज़ें जो कि आप अच्छे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे देखते हैं, वो मिलने वाली है। गांधीनगर जयपुर स्टेशन का तो काम काफ़ी कंप्लीट हो चुका है, लगभग 80% से भी ज़्यादा काम कंप्लीट हो चुका है अब, और जो है शीघ्र ही कुछ महीनों में हम इसको कंप्लीट करके जनता को समर्पित करने वाले हैं। सांगानेर स्टेशन का भी ऐसे लगभग 100 करोड़ से हम उसका पुनर्विकास करने वाले हैं, जल्दी उसका जो है काम शुरू होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें जो है सरकारी योजना की तरह नहीं, जैसा आपने कहा कि सरकार की जो योजना होती है वो एक बहुत ही संतुलित और बहुत ही सोच विचार के साथ इस ध्येय से बनाई जाती है कि ये हम आम जनता का ही पैसा है, तो हम उसी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं और उसी जगह पे हम बेहतर करने की कोशिश करते हैं, जहां से हम उन्हीं यात्रियों को या उन्हीं आम जनता को उस सुविधा हम वापस दे सके। सो ये पूरी योजना जो है अमृत स्टेशन योजना इसी आधार पे बनाई गई है, और शीघ्र ही जो है राजस्थान के निवासियों को इन स्टेशनों का सौगात, बड़े स्टेशनों को सौगात मिलने वाली है। 5 स्टेशनों उत्तर पश्चिम रेलवे के ऑलरेडी जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उनका अनावरण किया गया है, लोकार्पण किया गया है, और बहुत सारे और जो स्टेशन है मध्यम श्रेणी के स्टेशन, वो भी जल्दी ही रेडी होने वाले हैं। तो ये कह सकते हैं कि अब जो एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन में ज़्यादा फर्क नहीं नजर आएगा? जी हाँ, बहुत इसी तरह से एयरपोर्ट स्टैंडर्ड पे ही, इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्टैंडर्ड्स पे ही हम जो है बड़ी स्टेशनों का विकास कर रहे हैं। जोधपुर, उदयपुर, जैसलमेर स्टेशन जो हमारा बना है, एकदम वर्ल्ड क्लास स्टेशन बना है। जो भी वहाँ जाता है नए यात्री, वो देख करके दंग हो जाते हैं कि जैसलमेर सिटी का प्राइड पॉइंट बन गया है। वो जैसलमेर जो है वो पर्यटन नगरी के रूप में विख्यात तो था ही, अब जैसलमेर स्टेशन जो है एक पर्यटकों का एक केंद्र, आकर्षण का केंद्र बन गया है। सर, अगर एयरपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो एक क्लास नज़र आता है, अगर स्टेशन की बात करते हैं तो चीज़ लोग उसको उस तरीके से ग्रैप नहीं करते हैं। क्या मतलब लोगों के अंदर भी कहीं ना कहीं समझदारी की कमी, या फिर उसको और अच्छा करने के लिए, लोगों तक अच्छा मैसेज जाए, उसके अंदर सरकार को भी कोई ना कोई काम करना चाहिए? क्योंकि अचानक से फील है, अगर एयरपोर्ट की बात करते हैं, एवरीबॉडी फील लाइक यस दिस इज ए क्लास, यानी कि आप फ्लाई कर रहे हो, आसमान से सफ़र कर रहे हो। लेकिन रेलवे की अगर बात आती है तो रेलवे में वो क्लास नज़र नहीं आता। क्यों सर? देखिए, हमने बहुत सारे अभी आधारभूत बदलाव किए हैं, ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे स्टेशनों की बात की, इसके अलावा वंदे भारत की बात करें, अमृत भारत ट्रेन की बात करें, ये सब एक न्यू एज एक्सपीरियंस हम प्रोवाइड करा रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन जो कि पूरी मेक इन इंडिया के तहत बनाई गई है, यहाँ पे आप उसमें पूरे वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटी बनाई गई है। आप दिव्यांग फ्रेंडली अब बात करें या कवच टेक्नोलॉजी से लैस उसको करके हमने बनाया है। ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर्स बनाए गए हैं, बड़े बड़े ग्लास विंडो बनाए गए हैं, टॉक बैक सिस्टम बनाया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो कि आप फॉरेन के ट्रेंड में देखते हैं, वो सारे इंडिया में ही ना सिर्फ डिज़ाइन किया गया, बिल्ड किया गया, पूरा मैन्युफैक्चर करके यहीं पे उसको बनाया गया है। अमृत भारत ट्रेन जो बनाई गई है, वंदे भारत स्लीपर जो अब जल्द ही आने वाली है, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये एक्सपीरियंस किसी एयर ट्रैवल से कम का एक्सपीरियंस नहीं है। आपने
खुद अपने बचपन में देखा होगा, मैंने अपने बचपन में देखा है जिस तरह के फट्टे वाले जो हैं बेंचेज होते थे ट्रेनों में, या फिर इतनी पूरी इनकम्प्लीट व्यवस्था नहीं थी वहाँ पे स्टेशनों पर भी या ट्रेन में भी। उनसे कई कई गुना बदलाव अभी विदित 14-15 सालों में किया गया है, और वो एक इस चीज का द्योतक है कि कैसे जो है भारतीय रेलवे अपनी इस जर्नी पर, जो प्रोग्रेस की जो जर्नी है उस पर लगातार अग्रसर है, और लगातार हम नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने का काम, नेटवर्क एक्सपेंशन करने का काम, ये सारे काम हम लगातार कर रहे हैं। तो ये अभी काम आने वाले समय के अंदर और गति से भी होंगे जहाँ तक उम्मीद की? जी हाँ, राजस्थान में अगर हम बात करें तो लगभग 40,000 करोड़ से भी अधिक के काम जो है चल रहे हैं, या उस जो है प्रस्तावना में है या स्वीकृति के चरण में है। जो गेज कन्वर्जन के काम है, डबलिंग करने का काम है, या नई लाइन बिछाने का काम है। बहुत सारे ऐसी इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट और रिलीजियस प्लेसेस हैं जिनको हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। तारंगा हिल, अंबाजी, आबू रोड एक बहुत ही बहुप्रतीक्षित एक योजना रेलवे ट्रैक है जिसको हम बहुत तीव्र गति से काम कर रहे हैं। रिंगस खाटू श्याम जी, पुष्कर मेड़ता, स्ट्रैटेजिकली जो लोकेटेड है हमारे जगह, उन सबको जोड़ने का काम, नई लूप लाइन बनाने का काम, जहाँ सिंगल है वहाँ डबल लाइन बनाने का काम, ये सारे काम बहुत ही तीव्र गति से चल रहे हैं। और इन सबको जो हम उस ध्येय से कर रहे हैं कि जहाँ पे रेलवे नहीं है वहाँ रेल पहुँचे, जहाँ रेल है वहाँ पे हम डबल करें, स्पीड बढ़ाएं, बेहतर सुविधा करें स्टेशनों पर, ट्रेनों में अच्छी सुविधा प्रदान कर सके, और एक पूरा संतुलित माध्यम से, क्योंकि सरकारी विभाग है, बजट की भी हमारे कंसर्न होती है, पर एक संतुलित तरीके से जो है हम यात्रियों को बेहतर सुविधा प्रदान कर सकें। सर, पैलेस ऑन व्हील जो सबसे महंगी ट्रेन भी कह सकते हैं, जिसके अंदर शादी समारोह का भी आयोजन किया जाता है, तो उत्तर पश्चिम रेलवे भी क्या उसकी तर्ज पर कोई ऐसी ट्रेन लेकर आ रहा है जिसके अंदर शादी समारोह किया जा सकता हो? देखिए, जो पैलेस ऑन व्हील्स है ये राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अधीन चलाया जाता है। उत्तर पश्चिम रेलवे का इसमें ऑपरेशनल रोल नहीं होता है। पैलेस ऑन व्हील्स जो है ये खुद की इनकी थर्ड पार्टी जो है वो उस पर चलती है। बहरहाल उनका जो है स्कीम बहुत अच्छा है, काफ़ी चार्टर ट्रिप भी चलाते हैं, और पूरी जो आइटनरी है ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाई गई है कि पूरे राजस्थान के जो महत्वपूर्ण जो क्षेत्र हैं वहाँ उनको कवर भी करती है, और जो एक्सपीरियंस है जो इस ट्रैवल का वो वर्ल्ड क्लास है। बहुत सारे जो फॉरेनर ट्रैवल जो आते हैं यहाँ पे, उन्होंने जो है इसको बहुत इसकी प्रशंसा तो करते ही हैं। बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जो है पैलेस ऑन व्हील्स को रिकग्नाइज किया गया है एक अच्छे टूरिस्ट ट्रेन के तौर पर। और इनकी जो चार्टर की जो सुविधा होती है, अभी नेक्स्ट वीक में ही एक चार्टर ट्रेन आने वाली है 1 दिन के लिए, जिसमें कि वो जयपुर, दिल्ली टू जयपुर जो है ट्रैवल करेगी। तो इस तरह की चार्टर की सुविधा भी उसमें है, और अच्छे प्राइसिंग पर जो है ये एक अच्छा एक्सपीरियंशियल जर्नी करते हैं। तो ये सुविधा जो है पैलेस ऑन व्हील्स तरह की ट्रेन में संभव है, क्योंकि वो थर्ड पार्टी अपने हिसाब से जो है उनको उनके क्यूरेट करती है उनके आइटिनरी को, और इसमें हम रेलवे जो हम पूरा योगदान देते हैं इसमें। सर, एक जो खासतौर पर देखी गई कि जयपुर में काफ़ी जगह पर है वो रेलवे जहाँ पर है वहाँ अंडरपास या ओवरब्रिज है वो नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी लंबा जाम लग जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को काफ़ी परेशानी, हजारों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो सरकार इसको लेकर या फिर इंडियन रेलवे है उसको लेकर किस तरह से काम कर रहा है ताकि लोगों को राहत मिल सके? देखिए, हमारा और सरकार का, राज्य सरकार का, हम दोनों के यही ध्येय रहता है। जो फाटक मुक्त राजस्थान की जो परिकल्पना है उसमें हम भी अपना जो है पूरा सहयोग दे रहे हैं। रेलवेज के जो फिजिबिलिटी होती है, जहाँ पे अगर कोई लेवल क्रॉसिंग है और वहाँ पे अगर फिजिबिलिटी है करने की, तो उसको हम संपूर्ण तरीके से उसको फिजिबिलिटी के हिसाब से जो है प्लानिंग बना करके, फंड करा करके, और जो हम उसको एलिमिनेट करें। और हाल फिलहाल के वर्षों में सैकड़ों ऐसे फाटकों को जो है हमने ख़त्म करके वहाँ पे अंडरपास बनाया है, या रोड ओवर ब्रिज बनाया है, रोड अंडर ब्रिज बनाया है, जो अंडरपास हम कहते हैं। और इनको जो हम ये भी हम पूरा प्रयास करते हैं कि ये पूरे मेंटेन भी रहे। इसके अलावा जो अदर दैन क्रॉसिंग की लोकेशंस होती हैं उन पर राज्य सरकार का हमें सहयोग चाहिए होता है कि जो है अगर वो चाहते हैं कि हाँ कोई और अदर देन लोकेशन है क्रॉसिंग के अलावा, वहाँ पे भी वो अंडरपास चाहते हैं, तो ये राज्य सरकार के सहयोग के साथ बहुत सारे से चल रहे हैं प्रोजेक्ट, जिनमें कि हम कर भी रहे हैं। पूरा हमारा यही प्रयास है, हमारी जो इंजीनियरिंग विभाग की टीम है और जो राज्य सरकार की जो PWD डिपार्टमेंट है, हम दोनों मिल करके हमेशा मीटिंग करके प्लानिंग करते रहते हैं। और बहुत सारे फाटकों पर अभी निर्णय लिया गया है कि कैसे जो उनको ख़त्म करके और ज़्यादा अंडरपास और ज़्यादा रोड ओवरब्रिज जो है बनाया जा सके, ताकि
ये जो जाम होती है उनसे मुक्ति मिल सके। सर, रिंग रोड की तर्ज पर कोई रिंग रोड रेलवे बनाने का आगे भविष्य में कोई प्लान है? जी, अभी माननीय रेल मंत्री जी कुछ समय पहले जब आए थे तो उन्होंने इसकी एक परिकल्पना दी थी और जो है इस पर उन्होंने हमें वर्क करने का कहा था। राज्य सरकार और जेडीए के साथ हम लगातार इसमें समन्वय और संपर्क कर रहे हैं कि कैसे जो है एक रिंग रोड की तर्ज पर जयपुर के आसपास में एक रिंग रेल की स्थापना की जाए, सर्किट रेल, या आप कहें कि एक राउंड रूट हो, ताकि शहर को देखा जा सके, जिसमें शहर को देखने के अलावा जो शहर के आसपास सपोज आप जो है जयपुर को अवॉइड किए बिना आप जो है कनकपुरा, सांगानेर और इधर खातीपुरा ऐसे होते हुए अगर आपको जयपुर एज सच नहीं आना है तो बिना जयपुर आए आप एक लूप लेकर के आप जा सकते हो जयपुर से बाहर, तो बाईपास टू बाईपास कह सकते हैं। तो इस तरह का भी एक परिकल्पना है। और कैसे जो हम फ्रेट को भी अवॉइड कर सकते हैं, जो मालगाड़ी है हम इसके बिना जयपुर लाए हैं कैसे अवॉइड कर सकते हैं, इन सारी सारी जो विचार है, जो योजनाएं, इन पर काम चल रहा है। और इसमें चूंकि लैंड का चूंकि इन्वॉल्वमेंट होता है और स्टेट गवर्नमेंट की भी सपोर्ट की जरूरत होती है, क्योंकि प्लानिंग जो है हमें उनसे भी लेना पड़ता है कि कैसे जो उनका क्या फ्यूचरिस्टिक विजन है रोड बनाने का, इस हिसाब से जो है समन्वय कर रहे हैं। हमारे चीफ इंजीनियर जो है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के जो है वो समन्वय करके और इसमें योजना और बाकी कर। एक आखिरी सवाल सर, गूगल पर इन दिनों काफ़ी ट्रेंड कर रहा है, मुझे नहीं पता कि सरकार इसको लेकर वास्तविकता में कुछ लेकर आ रही है कि नहीं आ रही है, लेकिन लोग गूगल पे एक चीज़ ट्रेंड कर रही है, लोग उस पर रील भी बना रहे हैं, पता नहीं क्यों बना रहे हैं अभी, हालांकि मैंने भी नहीं सुना इसके बारे में, कि सीट के आधार पर अमाउंट तय किया जाएगा और उसके बाद में उस सीट का किराया उसी के आधार पर लगेगा। तो इसमें कितनी सच्चाई है सर? पूरी फेक है ये, ऐसा कोई भी प्लानिंग नहीं है, कोई भी योजना नहीं है इस तरह की। और मैं दर्शकों को आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि कोई भी इस तरह की जो योजना है, कोई भी इस तरह की पॉलिसी है, वो हमारी वेबसाइट पर डाली जाती है या जो है हम अपने क्रिएटिव्स के माध्यम से, हम अपने सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से जानकारी देते हैं। इस तरह की कोई भी योजना नहीं है। हर ट्रेन में हर व्यक्ति को जो IRCTC ऐप जो या हमारे रेलवन ऐप है उसमें रिजर्व्ड टिकट बुकिंग करने का जो सिस्टम है उसके माध्यम से ही आप टिकट बुक करें। और जो थर्ड पार्टी ऐप है इन पे कोई अगर प्रलोभन है या कोई लुभावने इस तरह से ऑफर दिए जा रहे हैं तो अपने विवेक का इस्तेमाल करते ही उसको उपयोग करें। एक मैसेज सर दर्शकों के लास्ट। जी, आप सभी प्रतिष्ठित जो हमारे रेल यात्री हैं, जो हमारे दर्शक हैं, इन सबसे अपील रहेगी कि कभी भी जब आप ट्रैवल करें रेल में, जब स्टेशन पर आते हैं या रेल ट्रेन में जब आते हैं तो सफाई और स्वच्छता का बहुत ध्यान रखें। स्वच्छ भारत की संकल्पना को हम तभी साकार कर सकते हैं जबकि आप स्वच्छ रेल हम व्यवस्थित कर पाए। साथ ही साथ जब भी आप ट्रैवल करें तो कोई भी इन्फ्लेमेबल आर्टिकल लेकर ट्रैवल ना करें, कोई भी बहुत ही हेवी आर्टिकल लेकर, सामान लेकर ट्रैवल ना करें, क्योंकि ये करने से आप अपने जो को पैसेंजर्स हैं उनको भी आप इनकन्वीनियंस दे सकते हैं। हमारे पूरे रूट में इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है तो कभी भी जो है आप रूट पर ट्रैवल ना करें, फुटबोर्ड पर ट्रैवल ना करें। हमेशा एक अच्छे सिटीजन की तरह हमें बेहतर रेल बनाने में योगदान प्रदान करते रहे। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया। थैंक यू सो मच शशि सर, आपने लिटरली इतना लंबा समय हमारे लिए निकाला, उसके लिए ढेर सारा धन्यवाद। क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवाल थे और जिनके जो सवाल थे शायद लगभग सबके जवाब हमने देने की कोशिश की है। अगली मुलाकात होगी बेहतरीन मुलाकात के साथ में। हर पॉडकास्ट के माध्यम से कुछ ना कुछ बेहतर आप तक परोसा जाएगा, आप तक पहुंचाया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप उसको पसंद करेंगे और अपना ढेर सारा प्यार दिखाते रहेंगे। आज के लिए धन्यवाद। हो गया, चलो कोई